अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। जानिए इस वक्त तारीख में वो सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। जैसे कि हमने इससे पहले इलेक्शन की तारीख आने से पहले ही हमें ये मालूम हो जाता है कि आइंदा आने वाले दिनों में किसको वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। भाई अभी तक इलेक्शन की तो डेट ही नहीं आई और अभी से ही ये फिज़ा कायम कर दी गई है। कैसे खसूसी तैयारा लेकर आता है, एक फिल्मी सीन क्रिएट किया जाता है, फिर शाही किले में लैंडिंग करवाई जाती है, फिर उसके बाद सारी सरकारी मशीनरी जो है वो एक साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ हो जाती है। ये वही साबिक वज़ीर आज़म हैं जो यहाँ से सज़ा याफ्ता हैं। ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम देकर वतन वापस आ रहे थे कि सारी सरकारी मशीनरी को वहाँ पर सर्व कर दिया गया। फिर बात यहीं पर नहीं रुक जाती, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले आखिर कहाँ चले जाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब तो शायद अब समझ में आना शुरू हुआ कि किस तरह से अदालतें काम करना शुरू हो गई। एकदम से पंजाब की निगरान हुकूमत भी जाग जाती है, अदालतें भी रिलीफ देना शुरू कर देती हैं, नैब भी काम करना शुरू कर देती है। और आज हमने देखा कि किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म को अदालतों की तरफ से रिलीफ दिया जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि देखें वो आए हैं, कानूनी तौर पर उन्होंने सरेंडर किया है। तो फिर सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। तो दूसरी जाने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो भी साबिक वज़ीर आज़म है, प्रोटोकॉल तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के साथ रवैया इतना मुख्तलिफ क्यों है। जब रवैये की बात की जाती है तो एक बंदे को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरे बंदे के लिए बायोमेट्रिक जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया जाता है। आखिर कहानी के पीछे चल क्या रहा है। और आज जिस तरह से पंजाब की निगरान हुकूमत एक्टिव हुई है, उससे तो ये कहना पड़ेगा कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हुजूर आपकी राहों में तो हम भी बैठे हैं, हमसे भी रिलीफ लेकर जाइए। पाकिस्तान में सियासी माहौल काफ़ी तब्दील हो चुका है। जलसे के ऊपर जितना खर्चा किया गया था उसके बावजूद लोगों को इंगेज करने में काफ़ी हद तक नाकाम नजर आए। ये रिपोर्टें सामने आ चुकी हुई हैं। आखिर इतना पैसा खर्च कर दिया और लोग जो सुनना चाहते थे आपसे कि आप अपने साथ कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, वो आप बताने से कासिर नजर आए। आखिर वो इस इन्वेस्टमेंट्स आप बताने से कासिर क्यों नजर आए। 16 माह की कारकर्दगी पे आपने बात नहीं की। गुज़िश्ता पुराने बिजली के बिल आपने हाथ में ज़रूर उठाए थे, लेकिन आपने तो ये बताया ही नहीं कि 16 माह गवर्नमेंट किसकी रही। फिर आपने बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कहा कि देखिए किस तरह से आपने मेरे खिलाफ एक तहरीक चलाई और आपने मुझे इस मुल्क से निकाला। तो फिर एक तहरीक चलाई गई थी इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल थे और उस तमाम तर कहानी के पीछे जनाब आप भी शामिल थे। किस तरह से आपने उस वक्त उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की और कैसे उनको उनके ओहदे से हटाया गया। आज जो हीरो बने हुए हैं वो गुज़िश्ता दौर में विलन का रोल अदा करते रहे हैं। एकदम से सियासी रुख तब्दील हो चुका है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी गिला कर रहे हैं, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पीछे नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से लोग शमूलियत इख्तियार करना शुरू हो चुके हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरफ जा रही है। और अगर जलसे के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जो खबरें हैं वो काफ़ी हैरानकुन भी आ रही हैं कि किस तरह से उज़्मा बुखारी जो हैं वो अपने लिए अप्रिसिएशन मांगती रही हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा से, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने किस तरह से ट्रीट करती रही हैं। काफ़ी मिली जुली चीज़ें हैं। और आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है मज़र वरलाज साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। और अगर बात की जाए तो मज़र साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नवाज शरीफ अभी तक वतन वापस नहीं आए, गो के बताया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो पहुँच आए थे। तो आप ये बताइए, आप तो लंदन में मौजूद थे उनके पास, तो आप तो कह रहे थे वो नहीं आएंगे। बिल्कुल जी, मैं कह रहा था वो नहीं आएंगे। मैं उसकी 2-3 वजूहात बयान करता हूँ कि मैं क्यों कह रहा था। गुजारिश ये है कि कोई 1.5 माह पहले कुछ कुफ्तों ने चेयरमैन PTI से रब्ता किया अटक जेल में जी, तो उन्हें ये ऑफ़र की गई उन्हें ये ऑफ़र की गई कि जनाबे वाला आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके मुकदमात भी ख़त्म कर देते हैं, आपकी पार्टी पर भी आसानियां कर देते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उन्होंने कहा देखिए नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर हैं जी, तो आप भी मुल्क से बाहर चले जाएं, तो फिर हम इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन लड़ें और जो जीते वो आ जाए। उस पर चेयरमैन PTI ने कहा जी मैं नहीं जाऊँगा, आप ऐसा करें कि नवाज शरीफ को बुला लें। और उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्हें भी जेल में बंद कर दें और हम दोनों को जेल में रखें और फिर इलेक्शन कराएं, जो जीत गया वो मुकद्दर का सिकंदर। ठीक। अब उसके बाद ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये लंदन में, ज़ाहिर है लोग इनसे रब्ता करते थे और ये रोज़ मीटिंग करते थे। ठीक। अब इस दौरान
मेरी बात को जो आपने सवाल किया है, मैं उसकी सदाकत के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक हाई कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की गई, मेडिकल रिपोर्ट मियाँ साहब की, कि उनको ये आर्जे हैं। उस वक़्त तक भी ये तय नहीं हुआ था, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि भाई मुझे तो हथकड़ी ना लगाई जाए जाती। अब पाकिस्तान का कानून जो है जी। वो कहता है कि कोई भी सज़ा याफ्ता हो, इश्तहारी हो, मफरूर हो, तो उसको फ़ौरन से पहले सरेंडर करना होगा, बिल्कुल, और पुलिस के सामने। अब मैं मिसाल देता हूँ, मसलन मुर्तज़ा भुट्टो मफरूर थे, जी। तो जो ही वो आए तो कराची एयरपोर्ट पे नुसरत भुट्टो देखती रह गई और उन्हें पुलिस पकड़ के लांडी जेल में ले गई। ठीक। इधर मामला दूसरा था, इधर जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उन्हें कहा गया जी नहीं, मैं तो गिरफ्तारी नहीं दूंगा। अब जो खिलाफ कानून एक बात और हुई कि जब हिफाजती ज़मानत की बात हुई तो बायोमेट्रिक का किस्सा छिड़ गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला है अनवर मंसूर और दूसरे लोग, वो कहते हैं ये अनहोना, ये गैर कानूनी काम हुआ कि बायोमेट्रिक किसका हुआ, अता तारड़ का। पहले मियाँ नवाज शरीफ के बिहाफ पे किसका बायोमेट्रिक हुआ, अता तारड़ का। अच्छा। उस पे हिफाजती जमानत दी गई जो कि गैर कानूनी काम था। तो यहाँ पे आईन और कानून खामोश हो जाता है। लेकिन इंसाफ है, कानून है, वो लोग देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ बहुत है और कानून का बहुत एहतराम है। मेरी गुजारिश सुन जी जी प्लीज सुनाइए। देखिए, इसमें से जो कुछ हो रहा है या पिछले 3-4 दिनों से लोगों ने देखा है, आगे मियाँ साहब हफ्ता पहले तक ये कह रहे थे कि मैं हो सकता ना जाऊं जी। उन्होंने सऊदी अरब जाने का किस्सा भी 2 दिन डिले भी किया। ठीक। अब एक जो इंसाफ और कानून, ये चीज़ें हो रही हैं पिछले दिनों से अदालतों में, जो कुछ हो रहा है मैं उस पर तबसरा नहीं करता, लेकिन एक गुजारिश है कि ये फिर एक कहानी सिंध से कायम होती है, बलूचिस्तान से आती है, कभी केपी से आती है कि देखिए जो पंजाब का लीडर होता है उससे आप सहूलत दे देते हैं। भुट्टो साहब की फांसी के बाद हमें बहुत सुनना पड़ा कि सिंध का बच्चा था उसको फांसी दे दी, अगर पंजाब का तो होता पंजाब का होता तो ना दी जाती। ठीक। फिर उसके बाद हमारी अदालतों में ये बातें और तरह से दोहराई गई। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत कभी बहाल नहीं हुई। ठीक। जितनी बार भी उनकी हुकूमत टूटी, बहाल नहीं हुई, और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हुई। अभी सुनते जाइए। जी जी सर, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आपके चारा साजिश केस मुर्तज़ा भुट्टो पे था। मुर्तज़ा भुट्टो को आते ही गिरफ्तार किया गया, लांडी जेल पहुंचा दिया गया। त्यारा साजिश केस मियाँ नवाज शरीफ पर था, डील करके उनको सऊदी अरब रवाना कर दिया गया। फिर वो एक डील के जरिए आते हैं। फिर ये जो चीज़ें हैं, ये जो डॉन लीक्स है, ये जो और इस तरह के किस्से हैं, ये जो मुंबई हमलों में जो कुछ मियाँ साहब का किरदार था, या जो लोग, वो तारुल कादरी साहब तो पासपोर्ट नंबर भी बताते थे, जो यहाँ की शुगर मिलों में इंडियन काम करते थे और फिर इंडियन बगैर वीजे के यहाँ आते रहे, शादियों में आते रहे, ये भी उनकी ताजपोशी में जाते रहे। गुजारिश सुन लीजिए जी। सर मुझे आगे भी बढ़ना ना, आपके पास आगे बढ़िए, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। प्लीज। तो ये रवैया फिर आप बानी एमकेएम के साथ भी यही रवैया इख्तियार करें, उसका क्या कसूर है? उसको भी फिर माफ करें, उसको भी एयरपोर्ट पे रिसीव करें, उसको भी सरकारी अमला, और ये जितनों ने सैल्यूट किए हैं, ठीक है, ये किस कानून के तहत किए हैं? एक सजा याफ्ता बंदे को। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट वाली बात अगर की जा रही है, मजहर साहब ने गोया बड़ा दिल पे लगाया है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, लेकिन मुझे ये बताइए साहब, किस कानून के तहत आखिर एक सजा याफ्ता शख्स को इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि सीसीपीओ जो हैं वो हम देखते हैं फुटेजेस आ रहे हैं, तरसे जा रहे हैं सैल्यूट करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, पूरी सरकारी जितनी भी मशीनरी है वो लगा दी जाती है कि एक जलसे को कामयाब किया जाए। गो कि उसकी ड्रोन फुटेजेस उन्होंने एक्चुअल हमें नहीं दिखाई है जो उनकी एक्चुअल आनी चाहिए थी। उसके बावजूद अब आज अब हर बंदा, एक आम बंदा ये सवाल पूछ रहा है, मैं भी पूछ रही हूँ कि फिर हमें क्या रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपने एक बरलास साहब को तो आज चैलेंज ही कर दिया। अगर उन्होंने कहा था तो आपने तो पूरा जनाब हिसाब किताब रखा हुआ है। खैर देखें कि जब किसी मुल्क का निज़ाम चलाना होता है उसके लिए आइन बनाया जाता है, बिल्कुल, कवानीन बनाए जाते हैं कौमों के डिसिप्लिन के लिए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर आए हैं तो नया कानून लिखा जा रहा है, तो इसमें आपको एतराज़ क्या है?
तो फिर कानून दूसरे साबिक चलेंगे। अगर नया कानून लिखा जा रहा है, देखिए कौमों के डिसिप्लिन के लिए, कौमों को फैसिलिटेट करने के लिए कवानीन लिखे जाते हैं, तो अगर मियाँ साहब के लिए थोड़ी बहुत रद्दोबदल कर लेगी तो आप क्यों एतराज कर रहे हो? चौधरी साहब फिर एक कानून चेयरमैन तहरीक इंसाफ लिए क्यों नहीं काम कर रहा? वो कानून है ना कि मैं काफी पीवा तो जुर्म है, चौधरी साहब पीण थे, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये था चले हल्का फुल्का इजराय मजाक। बात यह है कि अगर मियाँ साहब बेगुनाह थे, अगर मियाँ साहब को इसी तरह आप लोगों ने सारे केस ख़त्म कर देने थे, मियाँ साहब की ज़मानतें भी हो जानी थी और मियाँ साहब को वज़ीर आज़म भी बनाने के लिए आप तुले हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि जब पनामा लीक्स आया और उसके बाद जब नैब ने अपने रेफरेंस बनाए, चाहे वो अल अजीज़िया के थे, चाहे वो एवन फील्ड के थे, तो उसके ऊपर करोड़ हर रुपया खर्च हुआ। हमारा इस कौम का, इस स्टेट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ उन रेफरेंस के ऊपर। अगर उस वक़्त मियाँ साहब गुनाहगार थे, आज आप अचानक उनको बेगुनाह करार दे रहे हैं। वो जो एक्सरसाइज है, वो जो कानूनी तकाजे उस वक्त पूरे किए गए, जो संदूकों के संदूक उस वक्त एविडेंस इकट्ठी की गई, अगर वो झूठी थी तो फिर वो उसको झूठ साबित करें और उन लोगों ने जिन्होंने वो करोड़ों रुपया कौम का ज़ाया किया उनको भी कटहरे में लेके आए, हिसाब दें हमारा। उनको कौम का जो जिन्होंने पैसा ज़ाया किया, अगर वो सही थे तो फिर आज जो कुछ हो रहा है ये तो कानून की हमें समझ नहीं आ रही। Exactly. वो उनको तो इनाम दिया जा रहा है। कानून की बात, वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको मुझे ये बताइए आज के सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी तनख्वाह साहब, आज की जो एक्टिविटी रही है कमरा अदालत में काफी सरप्राइजिंग थी। प्रोसिक्यूटर आज कह रहे थे कि ठीक है दे दें उनको जमानत। आज का जो प्रोसिक्यूटर है उसको इनाम दिया जा रहा है। जो उस वक्त का प्रोसिक्यूटर था जिसने वो एविडेंस कलेक्ट की थी, संदूक भरे थे, वो कहाँ है? अगर वो गलत था तो उसको भी कटहरे में खड़ा करें साथ। और दूसरी बात यह है कि ये स्पीडी इंसाफ, ये तो हर शहरी का हक है, फिर तो हर शहरी को स्पीडी इंसाफ दें। अगर मियाँ साहब सरकारी जहाज में आ सकते हैं, मियाँ साहब को पुलिस के आला अफसर और सिविल हमारी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान खड़े होकर सल्यूट कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, तो जो जेलों में बेचारे छोटे छोटे जराइम में बैठे हैं उनका क्या कसूर है? उनके तो आप देखें ना, हमारे हर साल हमारी जेलों में से रमज़ान में ईद आने वाली होती है या रमज़ान होता है, हमारे सैकड़ों वो कैदी होते हैं जिन बेचारों के पास चंद हज़ार या चंद सौ जुर्माने देने के लिए पैसे नहीं होते। कुछ पैसे मुखैर हजरात देते हैं, कुछ पैसे जेलों में माफ़ी मिलती है, उनकी रिहाई होती है। भाई अगर आपने इतने इतने बड़े जो केसेस हैं उनको आपने अचानक खत्म कर देना तो फिर आप उनको रिहा कर दें, छोड़ दें उनको। जेलों के ऊपर इतना बर्डन है, करोड़ों अरबों रुपए का बजट वहां पे जाया हो रहा है, वो भी उसकी भी बचत होगी, मुल्क को इस वक्त पैसों की जरूरत भी है और वो लोग भी बाहर आके कुछ सुख का सांस लें। ठीक है, ये दो कवानीन तो एक वक्त में एक मुल्क में नहीं चल सकते। अगर हम इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं जितना अभी तक मैंने देखा है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जैसे ही हल्फ उठाते हैं तो वो पुरानी रवायत को फॉलो करते हुए नजर नहीं आते। केसेस की प्रोसीडिंग इन कैमरा हो रही होती है जिससे एक आम आदमी पे इंप्रेशन जा रहा है कि जी आप वाकई में इंसाफ की फराहमी करेंगे। मजर साहब दोनों जाने पर ही मुल्क के साबिक वज़राए आज़म है, एक को आप कोर्ट रूम से कॉलर से पकड़ के बाहर ले आते हैं और दूसरे को आप फैसिलिटेट करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। एक कहता है कि मुझे अदालत में पेश किया जाए, लोगों के सामने मेरे केस को सुना जाए, उसे आप अदालत में लाना नहीं चाहते हैं, और दूसरे के लिए आप अदालत में आज इस्लामाबाद पुलिस को बाकायदा सिक्योरिटी पे खड़ा कर देते हैं। और फिर एक को अगर गुड टू सी यू कहा जाता है तो वो आपसे काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर आज जज साहब आपको मुस्कुरा के मिले तो वो आपकी फेवर की बात है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए यही नाइंसाफ़ी है। हम तो ये अर्ज़ करेंगे तो फिर बहुत से लोगों को पता नहीं तकलीफ़ होगी, दुख होगा। गुजारिश ये है कि एक बंदे को तो आपने बंद कर रखा है, सही फरमाया आपने, और उसके बारे में क्या कहती थी अदालत? उसको स्ट्रेचर पर लाएं, वो जख्मी है, जो मर्जी है वो बायोमेट्रिक आके करे। जी बिल्कुल। और दूसरे का उन्होंने पहले अता-तारड़ का कबूल किया, हिफाजती ज़मानत को नहीं, एक दो दिन अता-तारड़ का कबूल कर लो अंगूठा, फिर मियाँ साहब का अपना अंगूठा लवा लेना एयरपोर्ट से। उनके साथ ये रवैया। उनको जब गुड टू सी यू कहा गया तो हो तोबा, एक तूफान बर्पा कर दिया गया सोशल मीडिया पे। आज नहीं, जिस दिन से मियाँ साहब आए हैं उनको वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी दी गई है। उनके लिए आज पुलिस में स्पेशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया इस्लामाबाद। तो डिक्लेयर कर लिए गए वज़ीर आज़म। तो ये इससे मैं समझता हूँ कि हमारा जो अदालती निज़ाम है
उसकी नंबरिंग पता नहीं बढ़ेगी, मेरा ख्याल है, या कम होगी। पहले ही हम तो पता नहीं हमारे मौजूद अदालत के मौजूद नंबर पर है कि 135वें 135वें नंबर पर है, तो मेरा ख्याल है 1-2 नंबर शायद है और हम नीचे की तरफ चले जाएं, ठीक, क्योंकि हम तो इंसाफ बहुत फराहम कर रहे हैं। मैं 10 कातलों के नाम देता हूँ तो पंजाब हुकूमत उनकी सजा मुअत्तल कर दे। सजा मुअत्तल करने का जो शौक है पंजाब हुकूमत को, तो मैं भी 10-20 कातलों के नाम देता हूँ। आज तो मोहसिन नकवी साहब भी बड़े एक्टिव हुए हैं, कह रहे हैं कि जी ये खत तो उस्मान बुज़दार के साथ ज़माने में हमारे पास आया था, हमने तो इसलिए इसको सुना है और इस पे अमल किया है। ओ भाई, बात ये है कि ना यहाँ मैं पाकिस्तान के पिछले 2 दिन से कुछ पढ़े लिखे नौजवान मुझे मिले, वो पहले से ज़्यादा मायूस हो गए हैं। ठीक, वो कहते हैं तुम तबलीग करते हो कि ये मुल्क बहुत अच्छा है, इस मुल्क में रहो, इसके लिए काम करो। उन्होंने कहा ये है कानून यहाँ, ये है इंसाफ यहाँ, एक बंदे के लिए सारी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। वो निगरानों के ये काम है जो निगरान कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर हम निगरान सेटअप की बात करते हैं तो कुछ बात करते हैं साइफर केस के हवाले से। आजम साहब, साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है, बल्कि जो अब तक की खबरें सामने आई हैं, जब खुसूसी अदालत के खुसूसी जज जब जाते हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, तो पहले तो कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुबारकबाद पेश की कि आपको मुबारक हो, नेल्सन मंडेला पाकिस्तान वापस आ गया है। फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी है, एटलीस्ट वो मेरे सामने तो आप लेकर आइए, कानूनी तौर पर वो मेरे सामने मेरे खिलाफ गवाही दे दें। यहाँ आपने केस के पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट किए हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कि वो ढूंढ ढूंढ के केसेस निकाले जा रहे हैं कि भाई देखो कहीं उस केस के पीछे चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो नहीं है, ज़रा उसको भी लेकर आए ना बाहर। तो यहाँ पर आपका इंसाफ का ये रवैया है, तो इस साइफर केस को कैसे देखते हैं? एतजाज़ हसन साहब काफ़ी बोल कर गए हैं इस हवाले से। देखें, हमारी आज भी अदलिया जो रैंकिंग में हम देखते हैं दुनिया के, वो आखिरी नंबर, तो हमारे मौजूद जज साहिबान को नहीं पता। उसकी वजह यही है कि जब हम दोहरा म्यार रखेंगे, एक तरफ हमारा म्यार कुछ और है, एक आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उसको व्हील चेयर पर बायोमेट्रिक के लिए बुला रहे हैं, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उसे जहाज़ पे आप बुला रहे हैं बायोमेट्रिक के लिए, दे रहे हैं। जब आपका ये म्यार होगा तो पूरी दुनिया में आपकी रैंकिंग फिर नीचे जाएगी। चौधरी साहब, एक लम्हा, एक सजा याफ्ता है, दूसरे पे भी इल्ज़ाम है, दूसरे पे इल्ज़ाम है, और रवैया मुख्तलिफ है दोनों के साथ। अब आप इस तरह दोनों को ट्रीट कर रहे हैं, और ये इत्तेफाक की बात है कि एक ही वक्त पर 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, और दोनों अदालतों के अंदर रवैये देख लें, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक तो अदालत ऐसी है जिस तक ना आम आदमी की एक्सेस है, ना वकला के भी महदूद एक्सेस है। वहाँ पे वो जेल के अंदर समात हो रही है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन लीक की जानी चाहिए सिर्फ वही हमारे तक आती है। दूसरी अदालत वो है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस किस्म का एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल के साथ उनकी सज़ा भी ख़त्म की जा रही है, उनकी प्रोटेक्टिव बेल को रेगुलर बेल में शिफ्ट किया जा रहा है, और उनके तमाम पुराने जो केसेस हैं वो किसी ने सही लिखा है कि आज अगर तमाम अदारे मिलके अमीरुल मोमिनीन का खिताब भी दे देते तो क्या उसमें मज़ाक़ा था? तो फिर ये भी हो जाना था। तो लिहाजा दे दो जी। ठीक है, अब यहाँ तक जो चीज़ें आ गई, मैं समझता हूँ कि कौम जो पहले ही बेअतमादी का शिकार है हमारी अदलिया, हमारे निज़ाम के ऊपर, तो हम आगे सही कह रहे हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों से मजीद मायूसी का शिकार हो रही है। मायूसी को कैसे तो लोग जो है ना, वो देखें, ये तो समझने वालों को समझना चाहिए कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। इन चीज़ों को, इससे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर तकलीफ बढ़ रही है कि आप दोहरे निज़ाम को सामने रख के तो आप लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, आप एक जैसे कानून, एक जैसे बर्ताव के साथ उनको ट्रीट करते हैं तो लोगों में गमो गुस्सा कम होता, बढ़ता ना। ठीक हो गया। उनको समझ आती कि चलें जी, एक बैलेंस हो रही है चीजें। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अगर उसको इन कैमरा उसका ट्रायल हो रहा है तो दूसरे का भी इन कैमरा होता। एक का ओपन कोर्ट में इस तरह हो रहा है तो दूसरे का भी वैसे ही होता। कम से कम कुछ चीजें बैलेंस होती हुई नजर। और मेरे ख्याल से जैसा प्रोटोकॉल दोनों रखते हैं, तो दोनों ही मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, तो उनके प्रोटोकॉल में, उनके पोर्टफोलियो में उनको इतना तो मिलना चाहिए रिलैक्स ना। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ायदा ये कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने 2-3 जगहों पे वादा खिलाफी की है। मसलन उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उसकी वायलेशन की है, और उसमें यह था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के जूते नहीं चाटेंगे। ठीक। अब मुझे नहीं पता किसने चाटे हैं किसने नहीं। दूसरी, उन्होंने जो खुद बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो वाला, उसकी वायलेशन हुई है।
तीसरा, उनकी पार्टी कहा करती थी कि हम जमहूरियत पसंद हैं, तो जमहूरियत तो बढ़ गई, अब किधर गई इनकी जमहूरियत पसंदी? वो मैं आज भी देख रहा था, वो एहसन इकबाल ने इतना बड़ा पोस्टर उठाया हुआ था यूसुफ रजा गिलानी के दौर का कि सजा याफ्ता वजीर आजम नामंजूर। तो अब सजा याफ्ता के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। ये वाली बातें जो है ना, वोट को इज्जत दो, और ये अब लोग पता क्या आप करते दोनों हैं? दोनों बहुत लेट हो चुके हैं। अब ये उम्मीदें पाकिस्तान है, आप दोनों अच्छा बहुत लेट हैं जनाब। बात उम्मीदें पाकिस्तान बात यह है कि एक पार्टी पे अगर इल्ज़ाम है, एक साबिक़ वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम है कि उसके लोगों ने हमला किया फौजी तनसीबात पे, तो दूसरे पे भी इल्ज़ाम है कि उसके लोगों ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे। पाकिस्तान के दो मुतबर अदारे हैं, दोनों के ऊपर हमला, दोनों पार्टियों पे इल्ज़ाम है। फर्क है चौधरी साहब, एक पे इल्जाम है, दूसरे पे साबित शुदा जुर्म है। वहाँ पे सजाएं हो चुकी अच्छा, हैं। मतलब ये कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो आज हमने देखा कि एक कमेटी भी तश्कील दी जाती है जिसने बेंच तश्कील देने हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी वाले आ जाएं और वो बोलें कि जी अब तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी जो है उसके रेफरेंस को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं कि हमने देखा कि माजी में कितना बड़ा गलत फैसला हुआ है, तो फिर क्या यहाँ पे भी कोर्ट एक्टिव होगी? मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तानी अदालतों से ऐसी उम्मीदें लगाएं आप। कल कोई हिम्मत की है कुछ जजों ने, उन्होंने एक फैसला दिया है कि सिविलियंस के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होगा। एग्जैक्टली, ये फैसला आइन के मुताबिक है। अच्छा, बिल्कुल कानून यही कहता है। और हुकूमत जो गई थी सुप्रीम कोर्ट, वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गई थी। सही। कानून ये नहीं कहता कि सिविलियन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चले। ठीक, आइन का एहतराम करना चाहिए। किस लिए बनाया गया है आइन? ये दुरुस्त फरमाया चौधरी साहब ने कि आइन कौमों के लिए इसलिए बनाया जाता है कि एक राह मुतय्यन की जाए। ठीक होगा। और कुरान पाक में देखिए, कुरान पाक में एक चीज़ है कि पिछली कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हुई कि ताकतवर के लिए कानून और होता था, आम लोगों के लिए और बदकिस्मती थे पाकिस्तानी मुआशरा उसी डगर पे चलाया जा रहा है। आजम चौधरी साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊँ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आज एक शख्सियत काफ़ी अरसे बाद फिर दोबारा से सामने है, क्योंकि वो खबरों का हिस्सा बनती रहती हैं। वो कैप्टन सफदर साहब हैं, दामाद हैं जी नवाज शरीफ साहब के, और वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ आ गए हैं तो इलेक्शन होंगे, और जहाँ वो खड़े होंगे वहाँ से लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी। हैरान कुन बात है, कैप्टन सफदर अपने ससुर को रिसीव करते हुए नजर नहीं आए, जहाँ उनको अपनी अहलिया के साथ स्टेज पे खड़ा होना चाहिए था, वो वहां पर खड़े हुए नजर नहीं आए, और आज वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा उनकी जितनी ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, खाना पकाने में वो जाहिर अपनी ड्यूटी पे थे, तो वो अपनी ड्यूटी वहां से खत्म हुई है, यहाँ पे ड्यूटी शुरू हो गई है। देखिए, कैप्टन सफदर साहब उन बेचारों का, इसके अलावा कि वो मियाँ साहब का दामाद है, इसके अलावा उनका क्या प्रोफाइल है? शाहिद हकान अब्बासी भी नहीं थे, उसके अलावा तो कोई प्रोफाइल नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर के पास जा रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। शायद खकान अब्बासी साहब जो है ना वो दो कश्तियों के सवार है, और दो कश्तियों के सवार जो है ना वो मतलब मुश्किल ही होता है कि वो कहीं पार हो जाए, तो लिहाजा वो मुश्किल। वो चौधरी निसार अली की तरह प्लेटफॉर्म पे बैठे रहेंगे। नहीं, वो वापस आएंगे। नहीं, वो वहाँ नहीं बैठेंगे, वो वापस आएंगे, आप देखिएगा। तो फिर स्टेज वो पे नहीं थे, आज वो जरूर आज वो थे। कह रहे हैं जी कि हम जो है ना वो नवाज शरीफ हमारे लीडर है, मरियम हमारी लीडर नहीं है, तो आप अनकरीब देखेंगे कि वो मरियम साहबा को भी अपनी लीडर तस्लीम करेंगे। अच्छा, हाँ, ये नई पार्टियां बनाना आसान नहीं है। पार्टी बना लेना, रजिस्टर्ड करवा लेना कोई बहादुरी नहीं है, उसको चलाना असल काम है। तो आईपीपी भी तो एक्टिव हुई है। आईपीपी कितनी की एक्टिव हुई है अभी तक? आईपीपी ने अब तक कितने जलसे कर लिए हैं? आईपीपी अब तक लोगों के अंदर कितना सरायत कर चुकी है, कितनी वो अपनी जो है ना सह बना चुकी है अभी तक। बात यह पार्टी बना देना, और आईपीपी को तो पूरी सपोर्ट दी जा रही है, इसके बावजूद आईपीपी अभी तक पार्टी नहीं बन पा रही। सपोर्ट तो सबको दी गई है, माने आप ना, स्पोर्ट तो सबको दी गई, और जहाँ पे स्पोर्ट की बात की जाती है तो इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो यही है कि एक आम आदमी ये बात सोचने पे मजबूर हो चुका है कि अगर प्रोटोकॉल और पोर्टफोलियो का ख्याल रखा जा रहा है तो दोनों जाने पर ही मुल्क के साबिक वज़राए आज़म नजर आते हैं, एक को रिलीफ देना और एक को रिलीफ ना देना। इस हवाले से कानूनी तौर पर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड यही कहती है? अगर यही कहती है तो फिर क्या इलेक्शन के वक्त पे क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा? यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपको खुशामदीद कहते हैं। 22 जून को मर्डर होता है, 16 रमज़ान मुबारक का दिन है और आज इतने अरसे बाद उनके कातिल में हम देखते हैं कि एक नई पेशरफ सब सामने आती है कि किस तरह से एक नए मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है। सीसीडी का जो है वो कार्रवाई करती है और सिर्फ कार्रवाई यहीं तक नहीं रुकती है, जब कार्रवाई की जाती है तो ये भी मालूम होता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक अमजद साबरी को टारगेट नहीं किया था, बल्कि बड़े इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी उसने हिट किया हुआ है। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डिंग है फैसल शकील साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। फैसल साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आज की हमने ये जो एक अहम कार्रवाई देखी है, इसमें हमने देखा कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद एक वेल नोन फिगर को जब वो टारगेट किया जाता है और सिर्फ टारगेट एक बंदे को नहीं किया जाता, इससे रिलेटेड और भी लोग हैं जिन्हें टारगेट किया गया है, ये चीज़ें इतना डिले का शिकार क्यों और कैसे हुई? देखिए, ये जो बड़ी हैरान कुन बात है और ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएगी कि ये कहानी क्या है। अमजद साबरी को जो है वो कत्ल किया गया था 22 जून 2016 को। 16 रमजान थे, दोपहर 4 बजे के वक्त लियाकताबाद के इलाके में उन्हें टारगेट किया गया था और मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द थे। तो उस वक्त जिस वक्त उन्हें कत्ल किया गया था तो सबसे पहले जो है वो वहाँ मैं ही पहुंचा था, एम्बुलेंस में मेरे सामने ही लाश रखी गई थी और जो है वो ये ब्रेकिंग थी। उसके बाद जो है कराची में जून में ही कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और अक्टूबर तक मुख्तलिफ जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, जिसमें जो है वो रेंजर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया। मैं आपको बताऊं कि 19 अक्टूबर को नाज़िमाबाद में जो है वो एक मजलिस पर ग्रेनेड फेंका गया और फायरिंग की गई, उसमें 5 लोग जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा अक्टूबर के ही महीने में जो है वो रेंजर्स के एहलकारों पर फायरिंग हुई और दहशतगर्दी के मुतवातिर वाक़यात जो है वो रोनुमा होते रहे। नवंबर में 2016 की नवंबर में सीटीडी ने जो है वो 2 दहशतगर्दों को पकड़ा जिनका नाम जो है वो कलअदम तंजीम से ताल्लुक था। कलअदम लश्कर जंगवी के 2 दहशतगर्द जिसमें आसिफ कैपरी और इसाक बॉबी, इन्हें पकड़ा और पुलिस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आला मुराद अली शाह थे, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सीटीडी के अफसर थे राजा उमर खताब, इन्होंने जो है मुल्जिमान पकड़े हैं और जो कातिलों के पास से असला मिला था वो अमजद साबरी के जो गोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उसमें मैच हुआ था। और उसके बाद ये केस चलता रहा, एटीसी में एक केस चला और ये दोनों मुल्जिमान जिन्हें पकड़ा था उन्हें सजा हो गई, उन्हें जो है सजाए मौत दी गई है एटीसी की जानिब से। अभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अभी आज जो है वो सीटीडी की एक दूसरे विंग ने, जिसके खुर्रम वारिस सरबरा हैं, उन्होंने एक मुल्जिम को पकड़ा है और उसका नाम जो है वो ये बताते हैं कि ये जो हमने मुल्जिम पकड़ा है ये हाफिज कासिम रशीद है और ये इसके कब्जे से दस्ती बम और दीगर हथियार वगैरह मिले हैं और ये जो है वो अमजद साबरी का मास्टरमाइंड था। अच्छा, ये हाफिज कासिम रशीद जो है ये ऑलरेडी उस वक्त जेल में था, कराची सेंट्रल जेल में था और इस पे भी दहशतगर्दी के जो है मुख्तलिफ इल्जाम है, जिसमें एमक्यूएम के रुकने असेंबली एमक्यूएम के रुकने असेंबली रजा हैदर के कत्ल केस समेत दीगर दहशतगर्दी के मुकदमात में ये 2010 से जो है वो जेल में था। तो 2016 में उसका मर्डर हो रहा है अमजद साबरी का। अब पुलिस की ये सीटीडी की जो ये नई आज प्रेस रिलीज दी गई है उसमें ये बताया गया कि इसने जो है वो जेल में से प्लानिंग की थी और इसके हुक्म पर वो जो 2 जिन्हें सजाए मौत हुई है उन्होंने ये काम किया था। और इसके अलावा उन्होंने जो है वो रेंजर्स के एहलकारों को और पुलिस एहलकारों को और अहले तशी अफराद को भी निशाना बनाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है वो इतने साल बाद, 8 से 9 साल बाद जो है वो पुलिस ये बता रही है कि ये इसका मास्टरमाइंड था जो कि उस वक्त जेल में था और अभी ये हाल ही में जो है वो जमानतों पर बाहर निकला है, तो इसको जो है वो दोबारा इस केस में गिरफ्तार किया गया है और इसको जो अभी इसमें एफआईआर दर्ज की गई है उसमें यही इस पे है कि इससे हथियार मिले हैं और चीज मिली है। अब मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने पहले ये 2 कातिल जो पकड़े थे सीटीडी के, जो राजा उमर खताब थे इंचार्ज सीटीडी, उन्होंने फौरन इसकी तरदीद की और उनका ये कहना है कि ऐसा कोई मास्टरमाइंड नहीं था, जो आज ये जाहिर किया जा रहा है ये गलत है।
और इस पर जो है वो आईजी सिंध ने भी नोटिस लिया है और दीगर हुक्काम ने भी। फैसल शकील साहब, आपने जिस तरह से हमें ये डिटेल बताई है, तो हमने देखा कि माजी में कोई टारगेट किलिंग्स भी ऐसी होती रहती हैं और हुई हैं, जिसमें या तो सो कॉल्ड किस्म के पुलिस मुकाबले भी देखे जाते रहे हैं। और जैसे आप ये बता रहे हैं कि एक जानिब पे ये कहा जा रहा है कि ये वो मरकजी मुलजिम नहीं है, दूसरी जानिब आप ये बता रहे हैं कि इस बंदे ने जो है वो जेल से तमाम तरफ प्लानिंग की है, तो फिर इसका मतलब है फैसिलिटेटर भी वहीं पर मौजूद थे, जितनी बड़ी प्लानिंग भी कर ली, और उसके बाद फिर आज एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो बंदा इसमें शामिल नहीं था। तो आप इस केस को किस तरह से देखते हैं कि क्या यही वो एक्चुअल फिगर था जिसने ये तमाम तर चीज़ों को प्लान किया था? अगर प्लान किया था तो फिर फैसिलिटेटर भी अंदर मौजूद है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर ये बंदा नहीं था तो फिर आप इस बात को मानेंगे कि क्या ये कोई सो कॉल्ड किस्म का पुलिस मुकाबला किया गया है? जी बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल ये कहूंगा कि ये जो आज जो किया है ये पुलिस का टोपी ड्रामा है। और जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, जिन्हें अदालतों ने सजा दी है, जिनके पास से वेपन मिले थे, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया है, जो जेल में इस वक्त मौजूद है, वही असल मुल्जिमान है। और पुलिस ने आज जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, अपनी एक बड़ी खबर बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है कि ये जो है वो जेल में बैठ के प्लानिंग कर रहा था और इसके हुक्म पर जो है वो मारे गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मुल्जिमान पकड़े गए थे, इनसे इंट्रोगेशन हुई थी, तो उस वक्त उन मुल्जिमान ने नहीं बताया था कि इसके कहने पर उन्होंने ये काम किया था। और इतना अरसा गुजरने के बाद आज एकदम से इतना केस, बड़ा केस रीओपन कर देते हैं। फिर आप बताएं ना, फैसिलिटेटर कौन थे जो इनके साथ थे? उसके उस हवाले से क्या कोई पुलिस का मौकफ सामने आया है? जी बिल्कुल, पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि इनका ताल्लुक जो है वो नईम बुखारी ग्रुप से था, जिन्होंने अमजद साबरी कव्वाल और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया और इस ग्रुप ने मंसूबाबंदी की थी। इसने एक दो वारदातें नहीं की 2016 में, इसने मुतवातिर हर दूसरे दिन जो है वो एक बड़ा यहाँ पर कराची में वाक़या रौनुमा होता था जिसमें ये टारगेट किलर मुलव्विस थे। ठीक है, मैं अपने पैनल की तरफ बढ़ना चाहूँगी। तो सबसे पहले आदम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम कराची की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, जितनी डिटेल से फैसल शकील साहब ने हमें तमाम तर चीज़ें बताई हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि कराची ऑलरेडी हम देखते हैं बड़ा, मतलब एक तरफ पे वो पाकिस्तान के लिए बैकबोन का काम भी कर रहा है, बिजनेस हब भी है, लेकिन क्राइम रेशो इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, वो आज तक इस शहर में क्राइम कंट्रोल नहीं कर सके, बल्कि क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, कराची की बिल्कुल एक उसका महल्ले को और कराची की जो उसके अंदर एक पॉलिटिक्स है बिल्कुल डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान से हट के। आप देखें ना, कराची इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, लेकिन कराची को जिस तरह सिक्योर करना चाहिए था, जिस तरह वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ, वो कारोबारी लोगों को उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, जिसके नतायज में आज देखें कि कराची के अंदर जो बिजनेसमैन था वो डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारा बिजनेसमैन पंजाब की तरफ आ गया और कुछ बिजनेसमैन मुल्क से बाहर चला गया। उसकी वजूहात यही थी, आप माजी में थोड़ी चले जाएं, वहाँ पे भत्ताखोरी, अगवा बरए तवान, कारोबारी लोगों को, फैक्ट्रियों को आग लगाना, आपको याद होगा ये बहुत बड़े बड़े वाकयात, बोरी बंद लाशें, ये बड़ा कल्चर। अभी मैं आपको बताऊं कराची की मौजूदा सूरत हाल। कराची में जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोजाना तकरीबन 2000 के करीब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं और रोजाना 2 शहरी जो है वो मारे जा रहे हैं। मेडल मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, इनको तो ये मेडल डिजर्व करते हैं। बिल्कुल मेडल मिलना चाहिए। और ये कराची की बदनसीबी है कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट 14 साल से फाइलों की ही अंदर है, क्योंकि कमीशन के लिए जो हुकूमत है वो चाहती थी कि उनके बंदों को उसका वो ठेका मिले और इस सिलसिले में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। कराची में कानूनियत अब दोबारा से जो है वो बढ़ रही है, भत्ताखोरी, गैंग वॉर के कराची में कानून आया ही नहीं था, सिर्फ बराए नाम जो है वो लिखकर उसका इंदराज कर दिया गया था, कानून था ही नहीं कराची में। माइट इज राइट हो रहा था। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। कराची में जो है वो लाकानूनियत है, कोई गली मोहल्ला महफूज नहीं है। अब लोग जो है वो एटीएम से पैसे निकालते हुए डरते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी फैसल शकील साहब, आप हमारे साथ मौजूद है कराची से, सीनियर हमारे रिस्पोंडिंग हैं। और अगर हम बात करते हैं कराची की कारकर्दगी के हवाले से, तो फिर मजहर बड़ला साहब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो लोगों को तो फैसिलिटेट कर नहीं पाई है अब तक। जो कराची जो है लोग जाते हुए डरते हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं। तो आपकी सारी तवज्जो गवर्नमेंट सिंध पर क्यों है? तो फिर कहाँ जाए? गवर्नमेंट सिंध नहीं है। देखिए, आपके इंतजामी इदारों में करप्शन है। अच्छा, तो इसको कौन दूर जब करेगा? आपके इंतजामी इदारों में करप्शन आ जाए तो फिर अमन का ख्वाब आप किधर देखते हैं? अब कराची इतना बड़ा शहर, उसमें बाज़ जगहों पे सियासी पार्टियां बता लेती हैं, मैं नाम ले सकता हूं, आपके एहतराम में नहीं ले रहा जी। बाज़ जगहों पे लसानी पार्टियां लेती हैं बता,
उसके उनके नाम भी ले सकता हूँ, नहीं ले रहा। बाज़ जगहों पे मजहबी पार्टियां भत्ता लेती हैं, ये आजम चौधरी साहब के एहतराम में नाम नहीं ले रहा। तो ये एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ है इसको कंट्रोल कौन करेगा जनाब? बाज़ जगहों पे सरकारी लोग भत्ता लेते हैं। तो जिस शहर में हर जगह भत्ताखोरी हो, कुछ नाम भी बताइए मेरे नाजरीन को, वहाँ अमन कैसे होगा? और जहाँ की जो इंतजामी इदारे हैं उनमें करप्शन हो। देखिए, आप अगर अमन चाहते हैं ना, लाहौर हो, कराची हो, आप ख़त्म कर दें अपनी करप्शन इसमें से, इंतजामी इदारों में से। कमाल है जो चोरी हो जाए, नहीं हो सकती चोरी, नहीं कत्ल हो सकते, नहीं डाके। आपकी पुलिस भी इसमें जिम्मेदार है। आप नाम पूछ रही हैं, पीपल्स पार्टी, MQM, सुन्नी तहरीक, इनके जो लोग पकड़े गए हैं उनका आज तक क्या किया आपने? चले आगे चले आप। अच्छा, इन्होंने तो अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। अब ये देखिए कितनी बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है आजम साहब कि मतलब एक वेल नोन फिगर है और आप उसको टारगेट कर देते हैं रास्ते से जाते हुए एक बंदे को, और विदाउट एनी रीजन आप उस बंदे का मर्डर भी कर देते हैं। और कराची में ऐसे कई मर्डर हो रहे हैं डेली बेसिस पे। सही साहब, बहुत बड़ी एक वो वारदात थी कि वो बड़ा एक सानिया था, उनको इसी तरह टारगेट किलिंग की गई। उसके बाद आप देखें अमजद साबरी साहब को किया गया, ऐसे बहुत सारी है टारगेट किलिंग। हाँ, वो मुफ्ती बड़े एक बहुत बड़े थे, मेरे जहन से नाम निकल, उनको वहाँ पे टारगेट किलिंग की गई 2-3 साल पहले। कराची के अंदर अलमिया ये है कि वहाँ पे हर किस्म का जुर्म है, जितने जराइम की नेचर है वो आपको कराची में मिलेगा। लेकिन वहाँ पे और ये जो वहाँ पे इसको रोका क्यों नहीं गया? जी, स्टेट की रेट इसलिए नहीं है, वहाँ पे तमाम चीज़ें वो सियासत की नज़र हो रही हैं। कहीं आप देखेंगी वो पीपल्स पार्टी आड़े आ जाएगी, कहीं MQM आड़े आ जाएगी, कहीं मजहबी जमातें आड़े आ जाती हैं। जब इस किस्म के हालात हों, आपको पहले अपने मुल्क की सिक्योरिटी और अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ देखना है। आप वहाँ पे अपनी सियासत बचाने के लिए उन जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने लगते और माफियाज है जी, वहाँ माफियाज का राज है। बाज़ इलाकों में आपकी पुलिस, आपके इंतजामी इदारे जा ही नहीं सकते। अच्छा, ये फैसल शकील साहब ने भी कहा है कि ये जो जितना भी ड्रामा क्रिएट किया गया है पुलिस की जानिब से, ये सब एक टोपी ड्रामा है। टोपी ड्रामा हाफिज होते पै के कतला ने मनसूबे कर दिया, हाफिज नूं और कोई काम नहीं। अब जमानत पे रहा हुआ है तो हाफिज को फिर उन्होंने कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये शहबाज शरीफ साहब को मांग रहे थे ना कि हमें आप जैसा वजीर आला चाहिए, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी नलायकी को खुद कबूल किया हुआ है ना कि हम नलायक हैं। देखें, वहाँ पे कौन सा ऐसा काम मुझे ऐसा बताएं इंतजामी तौर पर, सिंध हुकूमत का कोई ऐसा कारनामा बता दें जो उन्होंने किया हो, जो काबिल जिक्र हो। कूड़ा तक तो उठा नहीं सकते वो कराची शहर के अंदर। आप उसका जितना शहर का बुरा हाल है, उसमें अब बल्दियाती इंतखाबात में जिस उन्होंने कामयाबी के साथ ये इलेक्शन जीता है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को तमगा मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तमगों की बात की जा रही है तो फिर यकीन मानिए कि इतने सारे कारनामे हैं, अगर तमगा हमने 1 बाय 1 देना शुरू कर दिया, तमगे खत्म हो जाएंगे, कारनामे खत्म नहीं होंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फाइनली गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप उठा लिया है, जिसमें हमने देखा है कि चीन की खिदमत हासिल करने की बात की जा रही है। और अगर चीन की खिदमत को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सबसे पहला जो टारगेट किया जाएगा कि वो चीन किस तरह से पाकिस्तान को बिजनेस कार्टलाइजेशन को तोड़ने का एक तरीका समझाएगा। हमने देखा कि किस तरह से बिजनेस में कार्टलाइजेशन क्रिएट की जाती है, और अब तक हम लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, इकॉनमी मजीद वर्स्ट होती चली जा रही है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि किस तरह से चीन जो है पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट भी करेगा, और आइंदा आने वाले दिनों में उनके प्लान के मुताबिक अगर हम चल पड़े तो हम तमाम तर चीज़ों के ऊपर किस तरह से काबू हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर गुर्बत की बात की जाती है तो आज आपको ये भी बताती चलूँ कि गैस आपके घर आए ना आए, लेकिन हमने आपकी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये मैंने नहीं किया, गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया हुआ है। जहाँ आप बाकी तमाम तर चीज़ों के लिए रोया करते थे, वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत फिर दोबारा से महंगी होने जा रही हैं। तो भाई फिर आपने कुछ अर्सा पहले जो है अभी कुछ दिन गुजरे थे, आपने एकदम से पेट्रोल की कीमत कम कर दी थी, तो फिर आपने क्यों उसको ज़्यादा किया जब आपको मालूम था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई होने जा रही हैं। तो ये तमाम तर ड्रामा क्यों क्रिएट किया गया? क्या शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे थे इसलिए तमाम तर ड्रामा क्रिएट किया गया? कहानी के पीछे क्या चल रहा है ये हम अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। आजम चौधरी साहब, कार्टलाइजेशन के हवाले से सबसे पहले मेरे नाजरीन को बताइएगा कि ये कार्टलाइजेशन क्या चीज़ है और इसकी रोकथाम से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के मुआशी हालात में इस वक्त हम गिरफ्तार हैं, और उसके साथ साथ
हमारी डिवैल्यूएशन, करेंसी की डिवैल्यूएशन, और उस डिवैल्यूएशन के साथ साथ हमारी मार्केट के अंदर अशिया की जो कीमतें हैं उसके अंदर बेतहाशा इजाफा। ये बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अशियाए खुर्दोनोश, अशियाए ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। हुकूमत के तमाम तर इक़दामात के बावजूद हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम काबू नहीं पा रहे। मसलन हमने अदारों की निजकारी का सोचा, जिसमें स्टील मिल भी है, PIA और कई अदारे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन करनी है। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जाते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कहीं कानूनी मसाइल सामने आ जाते हैं, कहीं वहाँ की यूनियन सामने आ जाती हैं, कहीं वहाँ के एम्प्लॉयज़ सामने आ जाते हैं, और ओवरबर्डन है हमारे बहुत सारे अदारे। हम उन मसाइल से नहीं निपट पा रहे। दूसरा, हम जो कार्टेल ये होता है कि किसी भी एक सेक्टर के अंदर कुछ बिजनेसमैन मिलकर उसमें फैक्ट्री प्रोडक्शन करने वाले फैक्ट्री ओनर्स हों, उसमें मार्केट के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हों, उसमें रिटेलर हों, वो मिलके एक इस किस्म का अपना नेक्सस बना लेते हैं कि जब हुकूमत कोई भी कीमतें कम करने की कोशिश करती है, कुछ इक़दामात करते हैं, वो मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। वो चीज़ों की कीमत अपनी मर्जी से मुकर्रर करते हैं। आप देखते हैं कि चीनी की कीमतें जब भी ऊपर जाती हैं तो उसमें एक कार्टेल का नाम आता है। चीनी शुगर प्रोडक्शन के जितने ऑनर्स हैं वो सब मिलके उन्होंने अपनी एक वो कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं और हुकूमत उन कीमतों को नीचे लाने में नाकाम हो जाते हैं। अब ये ऐसे काम है जिससे हम अरसा दराज से निमटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निमट नहीं पा रहे। अभी आपने हालिया देखा है कि आर्मी चीफ उन्होंने स्टेप लिया पाकिस्तान में स्मगलिंग की रोकथाम, और डॉलर भी जो ऊपर जा रहा था, डिवैल्यूएशन जो हो रही थी, ये भी कार्टेलाइजेशन थी। उससे निमटने के लिए हुकूमत ने, फौज ने मिलकर बहुत सारे इकदाम किए। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएं चाइना की तरफ। चाइना इन तमाम मसाइल से गुजरा हुआ है। चाइना में एक वक्त में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, चाइना में एक वक्त में बहुत ज़्यादा कार्टेलाइजेशन थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लोगों को जो अशियाए खुर्दोनोश थी, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं दस्तियाब थी। चाइना ने उसके लिए एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया। उसको डिपार्टमेंट जो है उसका काम सिर्फ ये था कि कार्टेलाइजेशन तोड़नी है और प्राइवेटाइजेशन किस तरह करनी है और गुर्बत पर किस तरह काबू पाना है। अब उसी डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने पाकिस्तान को अपनी खिदमत, पाकिस्तान उनसे रब्ता की, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी खिदमत पेश की। एक नायब वज़ीर उनकी गैन लेन, उनकी सरबराही में एक वफ्द आता है पाकिस्तान कंपटीशन कमीशन, उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर कबीर सिद्धू, उनके साथ और दीगर हमारे जो यहाँ पे हुकाम थे उनके साथ मीटिंग होती है, बड़ी डिटेल मीटिंग, जिसके अंदर ये चीज़ें तय होती हैं कि हमने कार्टेलाइजेशन किस तरह तोड़नी है और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो इस वक्त डिस्टेबल उसको कैसे ठीक करना है। और तीसरा ये कि इसके साथ साथ हमारी प्राइवेटाइजेशन में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर कैसे काबू डालना है। इस हवाले से उन्होंने पहले पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे उनको मीटिंग की, फिर चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि आप अपना डेलीगेशन भेजें चाइना, हम उस डेलीगेशन को वहाँ पे उसको तरबियत देते हैं, जिन मसाइल से हम निमट चुके हैं ताकि आप लोग उन मसाइल से निपटें और वो यहाँ पे आके इक़दाम करें। मज़हब वल्लाह साहब, हमने देखा था इदारों की निजकारी के हवाले से भी बात की जा रही थी, जैसे खुद आज़म साहब ने मेंशन किया कि स्मगलिंग को रोकने की बात की गई, डॉलर की प्राइसेस को कंट्रोल करने की बात की गई, और अब एक चाइना से ये जो वफ्द आया है उसके साथ मिलकर हमने ये फैसला किया कि हमने मुआशी तौर के ऊपर किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है और कार्टेलाइजेशन को किस तरह से रोकना है। आप इस तमाम तरह इक़दाम को किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस मौजूद है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? यार आप दोनों अंग्रेज़ टाइप बंदे, आपकी गुफ्तगू तो लोगों को बेचारों को पता नहीं समझ आती है या नहीं। जी। ये कार्टेल गाव गीत पूरा लगाया हुआ है, वो आप सीधी बात करें ये माफिया है। इसका आप आसान तर्जमा सौखी गल करा करोगे, माफियाज ने माफियाज को ख़त्म करना। चाइना में भी माफियाज थे, चाइना ने फिर गुर्बत और तरीके से भी ख़त्म की। वो देखते थे कि जो सूबा हमारा गरीब है उस सूबे की तरफ वो वसाइल का मुँह मोड़ देते थे। अच्छा। सारा रुख उस तरफ कर देते थे, वहाँ इंडस्ट्री लगाते थे। अब ये चाइनीज़ तो देखें पाकिस्तान पे बड़ी मेहरबानी करना चाहते हैं, अरसे से करना चाहते हैं। कभी वो इनको एनर्जी में बातें समझाते हैं, कभी वो उन्हें इंडस्ट्री की बातें समझाते हैं, कभी उन्हें रोड्स की बातें समझाते हैं। तो चाइनीज़ तो मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो आपके हुकूमती लोग हैं ये भी को मदद लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि आप ही बड़े सियाने ने।
दूसरा ये जो निजकारी, देखिए निजकारी में है खांचे, और खांचे इतने हैं कि वो जो स्टील मिल है उसके पास ज़मीन ही इतनी है कि ये तो कहते हैं कि जी वो थोड़े से पैसों में मिल भी ले लो तो ज़मीन भी ले लो। सही। जो PIA का खाता खोलते हैं तो वो आपको पता है 2 होटल है बड़े शानदार, एक न्यूयॉर्क में है, एक पेरिस में है, उसका चर्चा सामने आ जाता है। ठीक। ये लगे हुए हैं। एक बड़े माहर आदमी को उधर अभी वजीर बनाया है उन्होंने, काफ़ी कारीगर बंदा, देखिए क्या करता है वो कारीगर वैसे। और मियां साहब का बड़ा, ये जो अभी बटलाल साहब ने बात की है ना, देखिए हमारे प्रॉब्लम ये है कि रुकावटें बहुत ज़्यादा अंदर से आती हैं। हमारे जब भी कोई काम शुरू करते हैं हमारे अंदर से रुकावटें ऐसी होती है कि वो काम अधूरा रह जाता है। अभी इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान जो कंपटीशन कमीशन है उसके जो चेयरमैन अभी इन्होंने तैनात किए हैं, अगस्त में किए थे, डॉक्टर कबीर सिद्धू, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि मेहनती और विजनरी आदमी है। उन्होंने सबसे पहले एक हमारा जो ओवरसीज बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे ना पाकिस्तान में, उनको यहाँ पे मसाइल का सामना आता था। इन्होंने 10 अभी NOC दिए हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, जो कि अरबों रुपए के हैं। और दूसरा ये है कि ये इन तमाम प्रॉब्लम से निमटने के लिए वो बड़ी उन्होंने कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के साथ इस पे काम कर रहे हैं। और चाइना को इन्वॉल्व करने का मकसद ये था कि जिन मसाइल से चाइना निपटा है उससे पाकिस्तान भी निबर्दाश्त। अगर कबीर सिद्धू साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, दयानतदार हैं, मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं ना, फिर अपना सदका दे के आठ। ठीक है। अच्छा, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो काम करना चाहेगा उसको रोकेंगे लोग। ऐसी बातें ना करें जिस तरह से हमारे निगरान वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और मीडिया को जवाब दिए है ना, तो वो इंशाल्लाह इस हवाले से काफी फैसिलिटेट करते हुए नजर आएंगे। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से। जी, सियासत ने तो बुरा हाल हमारा किया ही किया था। पाकिस्तानी टीम ने कहा कि कैसी बातें करते हैं आप वहाँ पर अपने आंसू रो रहे हैं, हम भी आपको एक तोहफा दे देते हैं। लाखों रुपए आप पे खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए आप पे खर्च किए जा रहे हैं और आप हमें परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं? जीरो। अफगानिस्तान से आप हार जाते हैं और उस हार को जिस तरह से इंडिया ने सेलिब्रेट किया है और अफगानिस्तान ने जिस तरह से इसको डेडिकेट किया है कि जी उन तमाम अफगानी भाइयों को डेडिकेट करते हैं जिन्हें आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेज रहे हैं। तो मज़हर बल्ला साहब, टीम ने किया क्या है? आपने रमीज़ राजा लाया, आपने नजम सेठी लाया, उसके बाद आपने देखा कि आपकी काविशें कहाँ चली गई जी, वो सारी की सारी काविशें धरी रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि रमीज़ राजा पे तो मैं इतराज़ नहीं करूँगा, सेठी साहब पे करेंगे, इसलिए कि सेठी साहब को क्रिकेट का क्या पता। रमीज़ राजा प्लेयर था, प्रोफेशनल आदमी, उस पर मुझे इतराज़ नहीं। अब जो आपकी टीम है, देखें आपने जिस बंदे को कप्तान बनाया हुआ है वो अहल ही नहीं है, उसको सेल्फी क्वीन होना चाहिए था। वो भाई आप प्लेयर होंगे अच्छे। अब देखिए मैं साथ वाले मुल्क की मिसाल देता हूँ, इंडिया में विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको कप्तान बनाया जी। वो 2-4 मैचों में फ्लॉप हुआ, उसने कहा नहीं भाई मैं कप्तानी नहीं करता, मैं बाज आया कप्तानी तो। उसने कहा मैं बतौर प्लेयर खेलूंगा। अब रोहित शर्मा करता है, रोहित शर्मा के बाद उनके पास तैयार है अगला कैप्टन पांड्या। अब हमारे पास तो प्लेयरों का नेमल बदल नहीं है, वह नसीम शाह चला गया, जख्मी हुआ, जो भी हुआ उसका निमल बदल नहीं है। आपका कैप्टन जो है, यकीन मानिए वो आपका कैप्टन, कैल्शियम की कमी है इनकी हड्डियों में, काम ही नहीं कर सकते। आपका कैप्टन जो है वो 46वां ओवर करवा रहा होता है उसामा मीर से। ओए उसामा ना ने तो साडा सत्यानाश ही किया जिथे भी किया वैसे सही। ये वही उसामा मीर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच था वार्नर का कैच छोड़ा और वो कैच हमें गले पड़ गया, उसकी वजह से हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई। और कल जो हार है, कल हमारे कैप्टन एक तो जो वेल्डिंग करने वाला है वो आ गया टीम में। इनकी शक्लें आप देखें, इनकी शक्लों पे हार लिखी होती है। और टीम में ग्रुपिंग है, पीसीबी को लेटर जारी करना पड़ा, ये कि जो अब्दुल रज़ाक बात कर रहे थे वो ठीक थी। पीसीबी को लेटर जारी करना पड़ा, प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी कि नहीं सब सुख है। ये प्रेस रिलीज उस वक्त जारी होती है जब सब सुख नहीं होता, जब लड़ाई लगी होती है, अंदर लड़ाई है। ये तो रिव्यू लेते वक्त इनको समझ नहीं आती। ठीक हो गया। वो अच्छा जो तगड़ा बंदा उसको कहते हैं अच्छा भाई चलो मेरे पास ले लेते हैं, इसका बड़ा कम है। आजम चौधरी साहब, टीम की सिलेक्शन से लेकर ये जो सो कॉल्ड सिफारशी कल्चर है, करप्शन है, दोस्तियां निभाई जा रही हैं, तो फिर क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं।
नहीं खेलते हम लोग, नहीं खेलते आप, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो ना खेले। चेयरमैन पीसीबी जो है वो कर क्या रहे हैं, टीम की सिलेक्शन होती है वो भूल जाते हैं क्या? हम सिर्फ इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि इंडिया वालों ने हमारा इस्तकबाल कर दिया, हमें खाने खिला दिए। अब्दुल रज़ाक ने भी काफी चीजों को हाईलाइट किया। सबसे पहले तो चेयरमैन पीसीबी पे आए ना, चेयरमैन पीसीबी मुस्लिम लीग नून कहती है हमारा होना चाहिए नजम सेठी, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा ज़का अशरफ होना चाहिए। ये तो किसी को ख्याल नहीं है कि हमें टीम का चेयरमैन चाहिए, पीसीबी का चाहिए क्रिकेट के लिए, जो प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए, वो चाहे रमीज राजा हो चाहे कोई भी हो, आप उसी बंदे को लेना। आपके पास इतने बड़े प्लेयर हैं चौधरी साहब, मैं आपको क्या बताऊं, एक चेयरमैन को मैंने कहा, मैंने कहा चेयरमैन छाड़ नहीं सकता, कहता सर जी मैं सारा कुछ छोड़ सकता हूँ, ये नहीं छोड़ूंगा। मैंने इतने मजे हैं यहाँ पे, कहता है सोने की चिड़िया है, तो बस हजूर लोग सिफारिशें मैं छोड़ सकता। पीसीबी के अंदर छोटे छोटे ओहदों पे सिफारिशें करा के दूसरे महकमों से जाते हैं, और अभी हालिया बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट भर्ती किया गया। आप दोनों के बयानात मेरे पास आ चुके हैं, आप दोनों ने जिस तरह से अपनी अपनी राय का इजहार किया है, जी बिल्कुल, तो मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ने दें। मजहर साहब क्या कर रहे हैं आप? और अगर हम बात करते हैं कि जी हमारी टीम की परफॉर्मेंस की, तो जाइए जी अपनी हड्डियों का इलाज करवाइए, कैल्शियम की शदीद किस्म की आप में कमी है। बाकी आपका इस्तकबाल हमने कैसे करना है, जब आप पाकिस्तान पहुंचेंगे तो ये अवाम आपको पुरखलूस तरीके से इस्तकबाल देती हुई नजर आएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।